हेलो फ्रेंड्स। चलिए आज से हम लोग जीव विज्ञान भी शुरू करते हैं। किसके लिए हो रहा है? 68 बीपीएससी प्रीलिम्स के लिए। साइंस 30 क्वेश्चंस आते हैं आपके, बहुत ही सिंपल टाइप के बेसिक क्वेश्चंस आते हैं आपके। 25 से 28 तक कोई भी कर सकता है, और यहाँ पे जिसने स्कोर किया वही सिलेक्शन लेता है, ये ध्यान रखना। आप लोग के लिए जो भी मैं कर सकता हूँ वो सारा करूँगा आपके प्री आने से पहले। आपका बस सिर्फ इतना काम है, नोट्स बनाओ, एक बार सुनो, नोट बनाओ और उसको रिवाइज करो, फिर देखना आपके कितने नंबर एक्स्ट्रा ऐड हो रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। जीव विज्ञान है, थोड़ा डिटेल में पढ़ना पड़ेगा क्योंकि सबसे ज़्यादा पोर्शन आपका जीव विज्ञान से आएगा, फिर केमिस्ट्री से आता है और बाद में फिर फिजिक्स से, है ना। तो इस प्रकार से इसकी क्रोनोलॉजी रहती है। तो जीव विज्ञान शुरू करते हैं। जीव तथा जंतु विज्ञान का जनक किसे बोला जाता है? अरस्तु को। डायरेक्ट क्वेश्चन आता है। वनस्पति विज्ञान का जनक किसे बोला जाता है? थियोफ्रेस्टस को। मोनेरा, अब अलग अलग जगत होते हैं तो जो इंपॉर्टेंट है जिसके बारे में क्वेश्चंस आ सकते हैं वो मैंने लिखे हैं। मोनेरा जगत सभी प्रोकैरियोटिक, जितने भी प्रोकैरियोटिक जीव हैं जिसमें जीवाणु भी आते हैं, साइनोबैक्टीरिया आते हैं। साइनोबैक्टीरिया मतलब नील हरित शैवाल। इसके बाद आर्की बैक्टीरिया, ये सारे सम्मिलित होते हैं किसमें? इन्हीं में, मोनेरा में। और इनके अंदर जो केंद्रक होता है ना वो अविकसित होता है। जब केंद्रक अविकसित होगा तो यहाँ क्या डीएनए नहीं पाया जाएगा, ये ध्यान रखना। प्रोटेस्टा, प्रोटेस्टा किसे बोलते हैं? एक कोश की प्राय जलीय जीव सम्मिलित किए गए हैं इसमें, ठीक है। एक कोश की जीव होते हैं या जलीय जीव होते हैं, और इनके अंदर क्या होता है? केंद्रक विकसित होता है। पादप, रंगीन बहुकोश की प्रकाश संश्लेषी पौधे। पादप सबको पता है कि क्या होते हैं, जो फल देते हैं, प्रकाश संश्लेषण करते हैं, इसके बाद उत्पादक हैं वो। ये चीज़ें अभी ज़्यादा याद रखने की नहीं, ये तो मैंने कॉमन सा दे दिया कि एक आइडिया लगे, इतना नहीं है। थोड़े टफ से वर्ड हैं, बस सुन लो और जिसको नोट करना है नोट कर लो। बाकी अगला बस इसके जस्ट बाद जो शुरू होगा ना 10 सेकंड बाद, वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। कवक, कवक क्या होते हैं? परपोषी होते हैं। आपने देखा होगा कहीं पे फंगाई लग गई, कवक लग गया, या इनको मृतोपजीवी भी बोलते हैं, तो कवक हो गया। फिर कोशिका भित्ति, कोशिका भित्ति क्या होती है? काइटिन की बनी होती है, किसकी? इन्हीं कवकों की। और कैरोलस लीनियस ने क्या जीवों के नामकरण की द्विनाम पद्धति शुरू की थी? किसने? कैरोलस लीनियस ने। ये क्वेश्चन डायरेक्ट बन जाता है कि जीवों के नामकरण की द्विनाम पद्धति किसने चालू की थी, तो ध्यान रखना। अब कोशिका आ जाते हैं। कोशिका क्या है? जीवों की आधारभूत संरचनात्मक इकाई है ना। रॉबर्ट ब्राउन, रॉबर्ट ब्राउन ने क्या केंद्रक की खोज की थी, और रॉबर्ट हुक ने किसकी खोज की थी? कोशिका की। तो ये दो नाम याद रखना। आगे चल के अभी मैंने एक पेज पे बनाया है, जिसने जिस चीज़ की खोज की थी ना एक ही पेज पे सारा ले दिया, तो ये एक आध क्वेश्चन इससे आ भी जाता है। तो इसकी खोज किसने की है? रॉबर्ट हुक ने की है। और रॉबर्ट ब्राउन ने किसकी? केंद्रक की खोज की है। अगले उस पर आ जाते हैं। देखो ये वही पेज है जिसकी मैं बात कर रहा था। दूसरा पेज आपका बोलता है कैमिलो गाल्जी। एक गाल्जी उपकरण करके होता है आपकी कोशिका के अंदर। एक सेल होती है, सबसे छोटी इकाई होती है। सेल के अंदर आपके बहुत सारे, जैसे ऐसे सेल बनी हुई है, ये भित्ति है उसकी। यहाँ पे आपका केंद्रक होता है, यहाँ पे कोशिका द्रव होता है, एक प्रकार का जीव द्रव। यहाँ पे बहुत सारे अंग होते हैं, वही अंग मिलके क्या करते हैं? अपना काम करते हैं। कोशिका का जो वर्क है सब मिलके काम चलाते हैं। तो गाल्जी उपकरण भी उसमें होता है। और कैमिलो गाल्जी ने क्या? गाल्जी उपकरण की खोज की। फेलिक फोंटाना, फेलिक फोंटाना ने केंद्रका की खोज की। रॉबर्ट ब्राउन मैं बता चुका, रॉबर्ट ब्राउन ने केंद्रक की और फेलिक फोंटाना ने केंद्रका की। फ्लेमिंग ने क्रोमेटिन की। वाल्डेयर ने गुणसूत्र की खोज की। वाल्डेयर जो थे आपके, उन्होंने क्या की? गुणसूत्र की खोज की। स्चिम्पर ने किसकी? पर्णहरित की खोज की, याद रखना। जीई पैलेट राइबोसोम, और रिचर्ड अल्टमान ये किस चीज़ की खोज करेंगे? माइटोकॉन्ड्रिया की। आगे और भी आएंगे, जीवाणु का आएगा, विषाणु का आएगा, जीवाणु विवाणु वर्ष की होंगे, है ना। तो वो सारी चीज़ें आपको इस पीडीएफ में मिल जाएंगी। कोशिका का सिद्धांत, थोड़ा सिद्धांत पढ़ लो, डिटेल में इसलिए दिए लोगों को पता तो चले कि हम केवल फैक्ट नहीं रट रहे हैं। शरीर एक या अनेक कोशिकाओं से बना होता है। शरीर की सबसे छोटी इकाई होती है जिसको बोलते हैं संरचनात्मक भी और कार्यात्मक भी, मतलब कार्य करने की भी सबसे छोटी इकाई होती है, और जो शरीर को बनाती है, अंगों को बनाती, उसको बोलते हैं कोशिका। तो इसका मतलब कोशिका से ही शरीर मिलके बना है। कोशिका एक स्वाधीन इकाई है, तथापि सभी कोशिकाएं मिलके काम करती हैं। मतलब एक सिंगल कोशिका भी सारे काम वो कर सकती है, और बहुत सारी कोशिकाएं मिलके भी।
केंद्रक इसका क्या है, मुख्य कार्य करता है। जो भी काम होता है वो कौन करता है, आपका केंद्रक करता है। और विषाणु में कोई कोशिका नहीं होती, ये ध्यान रखना, एक क्वेश्चन पूछा गया था कि विषाणु में क्या है, आपका कोई भी कोशिका नहीं पाई जाती, और बीपीएससी में ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है, तो इसको ध्यान रखना। और जब कोशिका नहीं पाई जाएगी तो विषाणु में क्या, डीएनए आरएनए भी नहीं पाया जाएगा। कोशिका के प्रकार, प्रोकैरियोटिक कोशिका, पहली कोशिका होती है प्रोकैरियोटिक कोशिका। प्रारंभिक कोशिकाएं होती हैं जब जन्म होता है तब। विकसित केंद्रक का इसमें अभाव होता है, मतलब केंद्रक पूर्णतः विकसित नहीं होता है, और कोशिका झिल्ली का भी इसमें अभाव होता है। अगला आते हैं यूकैरियोटिक कोशिका। यूकैरियोटिक क्या होती है, ये कोशिकाएं पूर्ण रूप से विकसित हो जाती हैं, मतलब जो वयस्क होते हैं उनमें ये कोशिकाएं होती हैं। विषाणु, जीवाणु तथा नील हरित शैवाल को छोड़कर समस्त जीवों में पाई जाती हैं कोशिकाएं, ये ध्यान रखना। विषाणु जो होता है आपका, जीवाणु होता है, और नील हरित शैवाल होते हैं। ये विषाणु क्या होते हैं, जीव और सजीव और निर्जीव के बीच की कड़ी होते हैं। ये बहुत सालों तक निष्क्रिय भी रह सकते हैं, एकदम किसी की बॉडी में पहुंचते हैं तब ये सक्रिय होते हैं। तो इनमें नहीं पाए जाते हैं, जीवाणु में नहीं पाए जाते हैं, नील हरित शैवाल में। कोशिका की संरचना, विभिन्न घटकों में इसका क्या होता है, निर्माण होता है, जिसको क्या बोलते हैं, कोशिकांग, कोशिका के अंग बोलते हैं जिसको। 3 भागों में विभाजित है। कोशिका झिल्ली सबसे बाहर होता है, कोशिका द्रव्य और केंद्रक। कोशिका झिल्ली क्या होती है समझ लो। कोशिका के सबसे बाहर चारों ओर बहुत पतली मुलायम लचीली झिल्ली अर्धपारगम होती है। अर्धपारगम मतलब एक तरफ से कुछ चीज जा सकती है लेकिन वापस नहीं आ सकती, इसको बोलते हैं अर्धपारगम। यह लिपिड तथा प्रोटीन की बनी होती है। डायरेक्ट क्वेश्चन बनता है, कोशिका झिल्ली किस चीज की बनी होती है, और जिसको पढ़ना है याद रखो। पीसीएस जैसे एग्जाम में 30 क्वेश्चंस आ रहे हैं तो थोड़ा डिटेल में तो जाना पड़ेगा। जो वन लाइनर्स वाले हैं उनके लिए बेस्ट ये है कि 30 मिनट का एक वीडियो आपको 10 पेज दे दे रहा है, ऐसे 4 वीडियो में पूरी साइंस समाप्त आपकी, 4 भी नहीं लगेंगे। तो इतना तो मेहनत करनी पड़ेगी, इतनी मेहनत करो, नोट्स बनाओ। 30 मिनट के 4 वीडियो मिले हैं आपके, है ना, 2 घंटे में चारों वीडियो हो गए, उसको नोट्स बना लो, 2 घंटे और लगे, 4 घंटे, इसके बाद 2 बार रिवीजन मार लो, काम खत्म। आ जाते हैं कोशिका भित्ति पे। कोशिका भित्ति क्या होती है, पादप कोशिकाओं के चारों ओर सेल्यूलोज की बनी होती है, ठीक है। कोशिका भित्ति कहाँ पाई जाती है, ये पादपों में। और जीवों में क्या पाई जाती है, कोशिका झिल्ली। झिल्ली और भित्ति में अंतर है, याद रखना। तो ये किसकी बनी होती है, सेल्यूलोज की। कोशिका द्रव्य, तीसरा भाग आ गया अब इसका। कोशिका भित्ति थी, कोशिका झिल्ली था, तीसरा है कोशिका द्रव्य। जीव द्रव्य का वह भाग जो कोशिका भित्ति तथा केंद्रक के बीच में होता है। जैसे मैंने बताया, ये बाहर की हो गई आपकी भित्ति, कोशिका भित्ति, दूसरा ये अंदर का हो गया केंद्रक, और बाकी ये जो बीच में है वो क्या हो गया, जीव द्रव्य। तो केंद्रक के बीच में होता है। इसमें अनेक अकार्बनिक पदार्थ, खनिज, लवण एवं जल, अकार्बनिक पदार्थ भी पाए जाते हैं और कार्बनिक पदार्थ भी पाए जाते हैं। अकार्बनिक में क्या आते हैं, खनिज, लवण तथा जल, और कार्बनिक में क्या आ जाता है, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, जो आप खाते हो उससे ही बनता है ये सारा चीज। अब आ जाते हैं अगले उस पर। कोशिका द्रव्य में निम्न कोशिकांग पाए जाते हैं। कोशिका द्रव्य के अंदर देख लो कौन कौन से कोशिकांग पाए जाते हैं। पहला, अंतःप्रदब्बी जालिका। इसका मैप देखता हूँ अगर इस पेज पे मिलता है, वैसे मैप बनाया था मैंने तो उससे बड़ा अच्छा क्लियर हो जाएगा। जंतु तथा पादप कोशिका में ये क्या होता है, अत्यंत सूक्ष्म झिल्लीदार शासित अनियमित नलिकाओं का जाल होता है। दोनों कोशिकाओं में होता है। एक तो जंतु, याद रखना कोशिकाएं 2 ही प्रकार की होती हैं, जंतु कोशिका या पादप। तो जंतु तथा दोनों कोशिकाओं में, पादप कोशिकाओं में अत्यंत सूक्ष्म होती है, बहुत ही छोटी होती है, झिल्लीदार होती है, और अनियमित नलिकाओं का एक जाल होता है। एक प्रकार की नलिकाएं ऐसी ऐसी बहती हैं, ये होता है आपका क्या, अंतःप्रदब्बी जालिका। यह लाइपोप्रोटीन की बनी होती है, ये क्वेश्चन बन जाता है। अधिकतर चीज़ें आप देखोगे ना प्रोटीन की बनी होती है। एंजाइम बना होता है प्रोटीन का, आपके जीवाणु विषाणु भी प्रोटीन के ही होते हैं। लाइपोप्रोटीन हो जाता है तो उसमें आगे लग गया, प्रोटीन का एक प्रकार है, तो प्रोटीन ध्यान रखना। चिकनी अंतःप्रदब्बी जालिका, इसमें राइबोसोम नहीं होते हैं। 2 प्रकार की अंतःप्रदब्बी जालिकाएं होती हैं, एक चिकनी और दूसरी खुरदरी। तो चिकनी में क्या होता है, चिकनी, और राइबोसोम क्या होते हैं, एक प्रकार के दरदरे दाने होते हैं। तो इसमें दाने नहीं पाए जा रहे हैं तो क्या हो गया, ये राइबोसोम नहीं है। राइबोसोम का मेन काम क्या है, आरएनए निर्माण करना, है ना। तो आगे देखते हैं। पहले चिकनी अंतःप्रदब्बी जालिका में राइबोसोम नहीं होता है, लिपिड स्राव के लिए उत्तरदायी होती है। यहाँ से क्या होता है, लिपिड का स्राव होता है, लिपिड निकलता है। दूसरा आते हैं खुरदरी अंतःप्रदब्बी जालिका।
इसमें क्या होता है, एक खुरदरी होती है, जैसे मैंने बोला छोटे छोटे कण पाए जाते हैं तो खुरदरी होगी, और इन्हीं कणों को क्या बोला जाता है, राइबोसोम। अगले उस पे आते हैं, राइबोसोम। इसकी खोज कौन करता है, G.E. पैलेट। ऊपर ही सबसे पहले पेज पे करा दिया है मैंने कि राइबोसोम या बाकी सबकी खोज, अल्टमान किसकी खोज करते हैं, आपके माइटोकांड्रिया की, है ना, इस चेम्बर किसकी करते हैं, तो सबका लिख दिया है, वहाँ से याद कर लेना, और यहाँ पे अलग अलग भी वर्णित कर रहा हूँ। अंतःपदब्बी जालिकाओं की झिल्ली पर उपस्थित छोटे छोटे कण प्रोटीन तथा आरएनए के बने होते हैं। जो अंतःपदब्बी जालिकाएं होती हैं उनकी झिल्ली पे छोटे छोटे कण होते हैं जो प्रोटीन और आरएनए के बने होते हैं, और प्रोटीन संश्लेषण में क्या भाग लेते हैं। ठीक है, गाल्जी उपकरण देख लेते हैं। बताया था इसकी खोज कैमलो गाल्जी ने की है। एक मुड़ी हुई छड़ की तरह होता है ये गाल्जी उपकरण, जो होता है मुड़ी हुई छड़ या गुच्छों के समान होता है। आरबीसी में ये नहीं पाए जाते। तो डब्ल्यूबीसी और आरबीसी, आरबीसी में आपका केंद्रक भी नहीं पाया जाता, ये ध्यान रखना। आरबीसी में केवल ऊंट और लामा, ऊंट लामा के आरबीसी में क्या केंद्रक पाया जाता है, और जहाँ केंद्रक पाया जाएगा वहीं आपका डीएनए पाया जाएगा। तो याद रखना कि आरबीसी में आपका किसी का भी आरबीसी लो, वहाँ से आप डीएनए सैंपल नहीं वो माना जाता है, ऊंट लामा को छोड़ के। तो ये क्या है, आरबीसी में आपकी गाल्जी उपकरण भी नहीं पाया जाता है। यह लाइसोसोम तथा पेरालसीसोम के निर्माण में मदद करता है। पेरालसीसोम और लाइसोसोम इसके निर्माण में क्या है, ये मदद करेगा। अब लाइसोसोम का आ जाते हैं, ये नया है। लाइसोसोम की खोज किसने की, डी डबे। ये भी याद रखना फैक्ट। छोटी छोटी पुष्टिकाओं के रूप में इसमें ऐसे एंजाइम होते हैं जिसमें जीव द्रव्य को घुला देने या नष्ट कर देने की क्षमता होती है। ये ध्यान रखना, लाइसोसोम बहुत इंपॉर्टेंट है रोगों से रक्षा करने के लिए, या जो हमारी सेल्स अंदर ही अंदर खराब हो जाती हैं, ये क्या करता है, उनको घुला देता है, नष्ट कर देता है, या खुद पाचन कर जाता है। तो इसलिए इसको क्या बोलते हैं, आत्महत्या की थैली भी बोलते हैं। आगे देखो क्या बोलता है, जब कोशिका क्षतिग्रस्त होती है तो लाइसोसोम फट जाते हैं, ये क्या होंगे, फट जाएंगे, तथा इनमें मौजूद एंजाइम अपनी ही कोशिका को पाचित कर जाते हैं। इसमें जो एंजाइम होते हैं वो अपनी ही कोशिका का क्या पाचन कर जाएंगे, इसीलिए इसे आत्महत्या की थैली कहते हैं। ठीक है, समझ में आ गया। जीवाणु तथा विषाणु से ये रक्षा करते हैं, और यही मतलब है जब कोई शरीर होता है, शरीर के अंदर कोई बाहरी तत्व पहुंचे, चाहे वो जीवाणु हो, विषाणु हो, रोग हैं, तो वो क्या होता है, बॉडी के अंदर उसको बोलते हैं एंटीजन। जब एंटीजन कोई पहुंचेगा तो बॉडी तुरंत रिएक्ट करेगी। यही जो आपके चाहे डब्ल्यूबीसी हो चाहे वो लाइसोसोम हो, ये क्या रिएक्ट करते हैं, ये बनाते हैं एंटीबॉडी। कोविड काल में लोगों ने सुना होगा, ये एंटीबॉडी बनाएंगे जो इसको नष्ट कर देते हैं। इसी प्रकार से जो लाइसोसोम होते हैं, लाइसोसोम भी क्या करते हैं, कोई भी चीज़ क्षतिग्रस्त हो गई, कोई रोग हो गया, इसका मतलब क्या, वहाँ पे इन्फेक्शन है, वो उसको नष्ट ही कर देंगे, इन्फेक्शन समाप्त। तो इसीलिए इसको क्या, जीवाणु विषाणु से रक्षा करते हैं। माइटोकांड्रिया सबने नाम सुना होगा, क्या काम होता है इसका, चलो देख लेते हैं। रिचर्ड अल्टमान, इसकी खोज की। आकार और आकृति इसकी क्या है, परिवर्तनशील रहती है, मतलब ये परिवर्तित होती रहती है। इसे कोशिका का ऊर्जा ग्रह करते हैं, मतलब ये कोशिका का एक प्रकार से ऊर्जा ग्रह है, क्योंकि यहाँ पे ही क्या होता है, ऊर्जा का निर्माण होता है। 36 एटीपी अणु जो एक ग्लूकोज के टूटने से बनते हैं, इनमें से 34 माइटोकॉन्ड्रिया में बनते हैं, और इसको बोलते हैं क्रेब्स चक्र। क्रेब्स चक्र, हैंस क्रेब्स जो थे उन्होंने इसकी खोज की थी। अगला आ जाते हैं लवक। सबने हरित लवक का नाम तो सुना ही होगा, तो उसी से रिलेटेड ये लवक। लवक कहाँ पाए जाते हैं, पादप कोशिकाओं में। अवर्णीय लवक उन भागों में जो सूर्य प्रकाश से वंचित रहते हैं। अवर्णीय मतलब वर्ण नहीं है, कलरलेस, कलरलेस। तो उन भागों में पाए जाते हैं जो सूर्य प्रकाश से वंचित रहते हैं। और वर्णीय लवक कहाँ पाए जाते हैं, वर्णीय लवक किस कलर के होते हैं, पहले तो ये देखो, पाए तो वहाँ जाएंगे जो सूर्य प्रकाश के सामने होंगे, पत्तियाँ होंगी, तना हो गया, इन सब में लाल नीले नारंगी वर्ण के होते हैं वर्णीय लवक। और हरे रंग भी, हरा भी जोड़ लो इसमें। लेकिन इसका वर्णीय लवक का ही एक रूप होता है हरित लवक, ये सबसे महत्वपूर्ण होता है। और इसमें मौजूद क्या है, क्लोरोफिल की सहायता से क्या होती है, प्रकाश संश्लेषण। सबको पता है हरित लवक, हरित लवक तना में पाया जाता है, पत्तियों में पाया जाता है। यहीं से प्रकाश संश्लेषण होगा तभी पौधे क्या है, भोजन बनाते हैं, सूर्य प्रकाश की उपस्थिति तथा CO2 की सहायता से। और इसे कोशिका का क्या है, रसोई घर, क्योंकि भोजन बना रहा है तो रसोई घर। एक आता है तारक काय। तारक काय क्या होता है, कोशिका विभाजन में मदद करता है।
एक कोशिका होती है, याद रखना, शरीर के अंदर एक कोशिका है, वो विभाजित हो जाती है तो वो आधी नहीं कटती है, दो में बन जाती है, फिर दो की चार हो जाएगी। तो इस प्रकार से शरीर के अंगों का निर्माण होगा। आप देखते हो कि आपके यहाँ कोई चोट आ जाए, अपने आप घाव भर जाता है, वो क्या होता है, कोशिकाएं पुनरुद्भवन करती हैं, एक की दो, दो की चार, तो तुरंत ही निर्माण हो जाता है। तो कोशिका विभाजन में कौन, तारक का है, ये विभाजन कौन कराता है, तारक का है, जिसको बोलते हैं सेंट्रोसोम। और इसकी खोज किसने की थी, बोबेरे। अगले उस पे आते हैं, केंद्रक, है ना, कोशिका की खोज किसने की, रॉबर्ट हुक ने, और केंद्रक रॉबर्ट ब्राउन। ये सबसे इंपॉर्टेंट भाग है, याद रखना। जैसे कोश का सबसे इंपॉर्टेंट भाग है, जैसे मनुष्य का शरीर है, शरीर का माइंड जो होता है ना वो सबसे इंपॉर्टेंट हो जाता है, वैसे ही केंद्रक कोशिका का माइंड है। तो कोशिका द्रव्य के बीच में बड़ी, गोल तथा गाढ़ी संरचना, केंद्रक के चारों ओर, मतलब यहाँ पे आपका फुल स्टॉप आ गया कि कोशिका द्रव्य के बीच में बड़ी, गोल तथा गाढ़ी संरचना होती है, जिसको क्या बोलते हैं, केंद्रक। अब अगला बोला, केंद्रक के चारों ओर झिल्ली को क्या बोलते हैं, केंद्रक कला। तो फुल स्टॉप यहाँ आएगा, ठीक है। केंद्रक के चारों ओर झिल्ली को केंद्रक कला कहते हैं। अगले उसमें आते हैं, केंद्रक द्रव्य में महीन धागों के जाल जैसी एक रचना पाई जाती है। केंद्रक है, केंद्रक के अंदर भी कुछ द्रव्य पाया जाता है, जिसको बोलते हैं केंद्रक द्रव्य। तो महीन धागों के जाल जैसी रचना, ये सबसे इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखो, संरचना पाई जाती है, जिसे क्रोमेटिन जालिका कहते हैं, क्रोमेटिन जालिका। यह डीएनए तथा प्रोटीन की बनी होती है। क्रोमेटिन जालिका मतलब गुणसूत्र, गुणसूत्र की जालिका होती है, और गुणसूत्र में ही डीएनए और आरएनए पाए जाते हैं। तो केंद्रक की जहाँ बात हो गई, यहाँ पे केंद्रक है तो गुणसूत्र भी होंगे, डीएनए भी होंगे, आरएनए भी होंगे। और कोश का विभाजन के समय क्रोमेटिन जालिका के धागे अलग होकर कई छोटी और मोटी छड़ जैसी संरचना में परिवर्तित हो जाते हैं, जिसे गुणसूत्र कहते हैं। बस गुणसूत्र कैसे बनते हैं, कोश का विभाजन के समय क्या होता है, क्रोमेटिन जालिका के धागे अलग होकर कई छोटी और मोटी छड़ जैसी संरचना में परिवर्तित हो जाते हैं, जिसे गुणसूत्र कहते हैं। डीएनए के क्रियात्मक खंड को जीन कहते हैं। अब याद रखो, ये बहुत सारे वो हैं, डीएनए, आरएनए, इनके भी फॉर्म होते हैं, मैसेंजर आरएनए, है ना, ट्रांसक्रिप्शन आरएनए। तो डीएनए, आरएनए, जीन, गुणसूत्र, सब में थोड़ा मूलभूत अंतर है और सबकी चीज़ें अलग अलग हैं, तो उनको जान लो कि डीएनए के क्रियात्मक खंड को क्या बोलते हैं, जीन कहते हैं। जैसे मनुष्य के शरीर की क्रियात्मक और संरचनात्मक सबसे छोटी इकाई क्या है, कोशिका है, ऐसे डीएनए की इकाई कौन सी, जीन। और डीएनए को अनुवांशिक पदार्थ है, जीन को अनुवांशिक इकाई कहते हैं। तो अनुवांशिक पदार्थ डीएनए है और अनुवांशिक इकाई क्या है, आपकी जीन है। बोलते हैं ना, इसके जीन्स हैं, उसके जीन्स हैं। केंद्रक कोशिका के अंदर होने वाली सभी गतिविधियों को नियंत्रण करता है। बोलते हैं जैसे माइंड मनुष्य के शरीर के अंदर सारी गतिविधियों को नियंत्रित करता है, वैसे ही केंद्रक क्या करता है, कोशिका के अंदर होने वाली सभी गतिविधियों का नियंत्रण करता है। केंद्रक के अंदर केंद्रक द्रव्य में एक छोटी गोलाकार रचना पाई जाती है, जिसे केंद्रिका कहते हैं। तो केंद्रक हो गया और दूसरा हो गया केंद्रिका, जो मैंने बताया था किसने खोज की थी इसकी, फेलिक्स फोंटाना। अगले पे आ जाते हैं, गुणसूत्र के 3 भाग होते हैं। पेलिकल, इतना डिटेल में याद नहीं रखना, ये मैंने सारा इसलिए करा दिया कि जानकारी तो एक बार उससे गुजरे हो तो क्या होता है, एमसीक्यूज होते हैं, ऑप्शन सामने आते हैं, और इंसान ने थोड़ा सा भी पढ़ा है ना तो कर लेता है वो क्वेश्चन सॉल्व, इसलिए ये सारी चीज़ें बता रहा हूँ। अब कोश का विभाजन, कोश का विभाजन की खोज किसने की, बर्चो ने। बर्चो ने कोश का विभाजन की खोज की, ये जल्दी में बता दे रहा हूँ क्योंकि यहाँ से आता नहीं है क्वेश्चन। तो असूत्री विभाजन क्या होता है, केंद्रक लंबा होकर 2 भागों में विभाजित, जैसे केचुए को आप काट दो तो 2 भागों में विभाजित हो जाएगा, अलग अलग जीवित रहेगा। ऐसे ही है कि असूत्री विभाजन क्या होता है, केंद्रक लंबा होकर 2 भागों में विभाजित हो जाता है। समसूत्री विभाजन में क्या होता है, माता पिता से जो कोशिका बनती है, मतलब माता पिताएं और एक संतान पैदा हुई, तो इसको बोलते हैं समसूत्री विभाजन, उनकी कोशिकाओं का विभाजन होता है। अब साइटोकाइनेस, केंद्रक विभाजन के बाद कोशिका द्रव्य का विभाजन होता है, उसे कहते हैं क्या, साइटोकाइनेस। इसमें क्या होता है, घावों का भरना, अंगों का पुनरुद्भवन, अंग दोबारा बड़े हो जाते हैं, देखा होगा आपने, और दूसरा चीज घावों का भरना। अब अर्धसूत्री विभाजन, इसकी खोज किसने की, बीजमैन ने, इनके बारे में देख लेते हैं।
इसमें गुणसूत्रों की संख्या क्या होती है, आधी रह जाती है। शुक्राणु तथा अंडाणु संयोजित होकर युग्मनज बनाते हैं। युग्मनज में फिर से गुणसूत्रों की संख्या दोगुनी हो जाती है। ये मेनली हुआ जब बच्चा पैदा होता है। 46 होते हैं, 23 जोड़े, 23 जोड़े इनके पास और 23 जोड़े पिता के पास। तो माता और पिता के पास 23 जोड़े हो गए, ठीक है। अब ये क्या करेंगे, जोड़े मतलब टोटल 46, तो 46 इनके पास है और 46 इनके पास। जब 46 होंगे, लेकिन अर्धसूत्री विभाजन में क्या होगा, जो बच्चा होगा उसके पास आधे इसके आएंगे 23 और आधे इसके आएंगे 23। तो बच्चे के पास भी कितने हो गए, 46 हो गए, लेकिन अर्धसूत्री इसके पूरे के पूरे नहीं आए। और जबकि आपका जो समसूत्री होता है उसमें क्या है, आपके शरीर में जो नए अंग बनते हैं या उन्हीं अंगों का, तो वहाँ पे भी सेल का विभाजन ही हो रहा है, वहाँ में पूरे 46 के 46 उस सेल्स में आ जाते हैं। ये अंतर है कि जब बच्चा पैदा होता है तो माँ बाप 2 जगह से आने होते हैं, तो आधे आधे आते हैं। जब आपके शरीर का खुद ही कोई अंग विकसित हो रहा है या घाव भर रहे हैं, तो क्या होता है, उतने ही आते हैं जितने आपके शरीर में हैं। विषाणु आ जाते हैं। विषाणु की खोज किसने की, इवानोव्स्की ने। डायरेक्ट क्वेश्चन बनता है, कई बार आ चुका है। तंबाकू की पत्ती, अब इसने कहाँ से खोज की थी, तंबाकू की पत्ती में इसको एक विषाणु मिला था और वहीं से इसने खोज की थी। इससे मोजैक रोग, जो रोग हुआ था तंबाकू की पत्ती, मोजैक रोग था, और वहीं से इसने क्या बोला, विषाणु की खोज कर ली। अब इसके प्रकार, विषाणु कितने प्रकार के होते हैं, पादप विषाणु, जंतु विषाणु और बैक्टीरियोफेज। ये क्या है, ये केवल बैक्टीरिया मतलब जीवाणु, जीवाणु पर निर्भर होते हैं, मतलब जीवाणु को खाने वाले भी विषाणु होते हैं, ये ध्यान रखना। जीवाणु मतलब यहाँ पे जीवन है, विषाणुओं में जीवन नहीं होता। तो जीवाणु एक पादप विषाणु हो गया, दूसरा जंतु विषाणु और तीसरा हो गया बैक्टीरियोफेज, जो जीवाणुओं पे खाते हैं, जीवाणुओं पे निर्भर रहते हैं। और इनमें डीएनए पाया जाता है, किसमें, जीवाणु में। जीवित न होने के लक्षण, विषाणु जो होता है इनके लक्षण क्या होते हैं, जीवित होने जैसे नहीं दिखते हैं। कैसे, क्योंकि इनको क्रिस्टल बनाकर निर्जीव पदार्थ की भांति कई वर्षों तक बोतल में रख सकते हैं विषाणुओं को। इसलिए बोला गया था कि जो कोविड आया है आपका, वो चाइना की एक वुहान वाली लैब से आया है। किसी भी जीवित कोशिका में पहुंचते ही पुनः सक्रिय हो जाते हैं। मतलब पहले बोतल में आपने रखा हुआ है भर के बोतल, कोई दिक्कत नहीं है, आप क्या करेंगे, बंद है तो सक्रिय नहीं है, निर्जीव है। और जैसे ही किसी मनुष्य की कोशिका के अंदर पहुंचते हैं, ये सक्रिय हो जाते हैं। प्लस ये क्या करने लगते हैं, रिप्रोडक्शन करके एक विषाणु जो होता है आपका, कई सारी कॉपी, कम से कम 10-10 लाख कॉपी बना देता है। इसलिए कोविड इतना गंभीर हो गया था। लाभ इसका क्या होता है, मानव विकास, विषाणु का मानव विकास में महत्वपूर्ण बहुत सारे काम होते हैं। जल को खराब होने से बचाते हैं और नील हरे शैवालों की इससे सफाई कर सकते हैं। अब आ जाते हैं मोनेरा जगत में जीवाणु की बात। जीवाणु क्या होता है, इसकी खोज ल्यूवेनहाक, एंटोनी वान ल्यूवेनहाक, ये पूरा नाम है इनका। इन्होंने इसकी खोज की थी। जीवाणु ये वास्तव में पौधे नहीं होते हैं, ओके। बैक्टीरियो क्लोरोफिल, इसमें क्लोरोफिल क्या होता है, मेन वाला क्लोरोफिल उपस्थित नहीं होता है, बैक्टीरियो क्लोरोफिल उपस्थित होता है। और ये प्रकाश संश्लेषण करते हैं, अपना भोजन भी बना लेते हैं, भोजन बनाते हैं आपके जीवाणु, ठीक है। एंटीमोनाइसिटीज, इन्हें कवकसम जीवाणु भी कहते हैं, कि कवक के रूप में ये जीवाणु हैं। इनकी अनेक जातियों से एंटीबायोटिक्स प्राप्त होता है। ये वाला पोर्शन थोड़ा सा कम आता है, लेकिन कई बार, पिछली बार क्या हुआ, इन्होंने कहीं से भी पूछ दिया, एवोगाद्रो नंबर कोई वो ही नहीं कर रहा, इसलिए मैं आप लोग को ये सारी चीज़ें बता रहा हूँ। फिर जो मेन लास्ट में एक PDF दूंगा जो केवल मेन चीज़ों को हिट करेगी। अभी क्या है कि थोड़ा चाह रहा हूँ कि एक बेस बन जाए आप लोग का, अभी टाइम भी आराम से पढ़ सकते हो। आर्कीबैक्टीरिया का प्राचीनतम जीवित जीवाश्म, कहते हैं कि ये बैक्टीरिया जो हैं आपके, इन्हीं ने क्या किया है, आपको पृथ्वी पर सबसे पहले आए थे, पृथ्वी पर समुद्र की तली में, है ना। तो आर्कीबैक्टीरिया होगा। इसके बाद साइनोबैक्टीरिया, इनके बारे में जानते हैं, जिसको बोलते हैं नील हरित शैवाल। नील हरित शैवाल से क्या होता है, एक तो जड़ों में पाए जाते हैं दालों की, वहाँ पे प्रोटीन संश्लेषण में मदद करते हैं।
अब इनके बारे में जानकारी ले लेते हैं। प्रकाश संश्लेषी जीवाणु होते हैं और नीलहरित शैवाल भी इनको कहते हैं। मतलब खुद प्रकाश संश्लेषण करते हैं और अपना भोजन भी बनाते हैं। इन्हें पृथ्वी का सफलतम जीवधारियों का समूह माना जाता है कि पृथ्वी के ये जीवधारियों का जो समूह है वो सफलतम जीवधारियों का समूह है। कैसे कि एक तो एक भोजन खुद से बनाते हैं, दूसरा ये बोला जाता है पृथ्वी में सबसे पहले CO2 थी, अब आयवी थी पृथ्वी। फिर इन्होंने क्या किया, CO2 को, जैसे ये अब जीवित है तो जीवित क्या CO2 लेंगे और O2 छोड़ेंगे, तो O2 में बदल दिया। तो इसका पूरा श्रेय जाता है साइनोबैक्टीरिया को कि पृथ्वी को वायवी रहने लायक मनुष्य के इन्होंने ही बनाया। सारी CO2 को एब्जॉर्ब कर करके O2 इन्होंने ही निकाली है। इनके लाभ क्या होते हैं नीलहरित शैवाल के? भूमि की उर्वरता, जो मैंने बोला, राइजोबियम है, सबने पढ़ा होगा, दाल की जड़ों में पाया जाता है। दूध का दही में परिवर्तन, इसमें भी ये मदद करते हैं। लैक्टोबैसिलस जो होता है आपका, वो दूध को दही में परिवर्तित करता है। और सिरका का निर्माण भी इसी से होता है। इनकी हानि, भोजन को विषाक्त बना देते हैं, विषैला कर देते हैं ये भोजन को। विनाइटीकरण क्या होता है? नाइट्रीकरण होता है NO3 में बदल देना, और विनाइट्रीकरण क्या होता है? NO3 को या HNO3 बोल दो, HNO3 को फिर से किस में बदल देना? N2 में। तो N2 क्या होता है? टूटती नहीं, पौधे डायरेक्ट नहीं ले पाते। HNO3 में NO के उसमें रूप में अदर में बदल जाता है, तो पौधे इसको ले लेते हैं। तो ये काम दूसरा विनाइट्रीकरण का भी करते हैं, जिसमें एक होता है स्यूडोमोनास। अब नीलहरित शैवाल पे बात कर लेते हैं। इसी के साइनोबैक्टीरिया बोलते ही हैं। तो इसके एक आध दो एग्जाम्पल, लाल सागर का लाल रंग ट्राइकोडेस्ट्रियम एरिथ्रियम नामक साइनोबैक्टीरिया के कारण होता है। तो ये नाम ध्यान रखना, ट्राइकोडेस्ट्रियम एरिथ्रियम, लाल सागर का जो लाल रंग दिखाई देता है। और भी अधिक जगह आप देखोगे बहुत सारे शैवाल ही होते हैं, उसकी वजह से कभी कभी देखते हो समुद्र का रंग बदल जाता है, कहीं इसका रंग बदल जाता है। तो वो अधिकतर घटनाएं इसी शैवालों की वजह से होती हैं। यहाँ पे आपका पहली क्लास समाप्त हुई है। आगे हम लोग क्या देखेंगे? रक्त देखेंगे, ब्लड ग्रुप, खोज किसने की, कौन कौन से ग्रुप कौन किसको दे सकता है। इसका ग्रंथियाँ देखेंगे सारी, कौन कौन सी ग्रंथि कहाँ है, किसका क्या काम है। विटामिन्स देखेंगे सारे, कौन सी विटामिन क्या है। हड्डियाँ देखेंगे, है ना, हड्डियाँ। मस्तिष्क के कौन कौन से भाग हैं, मेरू रज्जु क्या है, मेडुला ऑब्लिंगेटा क्या है आपका, है ना, हाइपरबोल क्या है, ये सारी चीज़ें हम लोग मस्तिष्क के बारे में देखेंगे। और जितना भी आपका जीव विज्ञान में आता है, 3 से 4 वीडियो में आपका जीव विज्ञान, रसायन और फिजिक्स, तीनों चीज़ें समाप्त करने की कोशिश करेंगे। अभी के लिए इतना ही, धन्यवाद। आप लोग जाइए, जिसको भी अच्छा लग रहा है हेल्पफुल है, वो जाके GS रिवॉल्यूशन को सब्सक्राइब करें। एटलीस्ट इतना तो कर ही सकते हो, आपको सब चीज़ फ्री में मिल रही है। और फ्री में मिलना तो भूल जाइए, वो चीज़ें मिल रही हैं जो एक्सपीरियंस से आपको दे रहे हैं। ये हमारी सालों की मेहनत होती है, तब हमें जाके आइडिया लगता है कि क्या चीज़ आ रही क्या नहीं आ रही। क्योंकि पढ़ने को तो सब कुछ अवेलेबल है, एक लूसेंट उठा लो 400 पेज की, पढ़ते रहो, लेकिन एग्जैक्टली उसमें से आना क्या है काम, वो उन्हीं को ही पता होता है जो एग्जाम्स अच्छे मार्जिन से निकालते हैं और बार बार निकालते हैं। तो थैंक यू।